आप सभी को नमस्कार। अभी फार्मर प्रोटेस्ट यानी किसान आंदोलन चल रहा है, जिसको किसान आंदोलन वर्जन 2 यानी 2.0 बताया जा रहा। वो 2 वर्जन इसलिए बताया जाए कि इससे पहले 2020 में भी एक इसी तरह का आंदोलन हुआ था, जो तीन जो कृषि कानून थे उस पे यह आंदोलन हुआ था। अब इस आंदोलन में बहुत डिमांड है, लगभग 12 डिमांड है किसानों का। उसमें से एक डिमांड है जो एमएसपी को लीगल करना, यानी उसका लॉ बनाना। और दूसरा है एमएस स्वामीनाथन कमिटी के रिपोर्ट को जो एमएसपी पे कहा है उसको लागू करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रियलिटी चेक करते हैं कि एक्चुअली एमएस स्वामीनाथन का रिपोर्ट क्या कहता है, क्या ऐसा कहता है जैसे अभी किसान लोग आंदोलन में बता रहे हैं। तो उस रिपोर्ट का थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि क्या सही में यह रिपोर्ट के बारे में किसान आंदोलन कर रहे हैं या कोई और चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है। सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए चर्चा करते हैं पहले न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चर्चा क्यों है। लगभग 12 डिमांड है जो कि फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का। उन्होंने एक ईमेल भेजा गवर्नमेंट के 6 फरवरी 2024 को, जिसमें 12 डिमांड। इस 12 डिमांड में से एक डिमांड क्या है कि सभी फसल को एमएसपी पे लिया जाए, जो एमएसपी पे खरीदा जाए और उसको एक लॉ बनाया जाए। अभी एमएसपी है लेकिन क्या है, लॉ के अंतर्गत नहीं है। क्लियर, एक डिमांड है इनका। दूसरा कि जो भी फूड प्राइस एमएसपी में जो प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी तय किया जाए वह डॉक्टर स्वामीनाथन कमिटी के रिपोर्ट पे, कमीशन के रिपोर्ट आधार हो उसका। बात आ रहा है समझ में। इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। लगभग 3 राउंड तो बातचीत हो गया गवर्नमेंट से चंडीगढ़ में, और चौथा राउंड कल होने वाला है यानी संडे को। देखिए उसमें क्या होता है। अभी 3 राउंड में कोई बात नहीं बना, ना गवर्नमेंट और ना ही किसानों के बीच में। क्लियर। अब हम थोड़ा सा चर्चा यहां पे करेंगे कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट आया क्या, क्या रिपोर्ट में बताया गया, और उसके बाद में देखेंगे कि रिपोर्ट में एमएसपी पे क्या कहा गया है। और उसके बाद में अभी जो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को दिया जा रहा है, क्या वह एमएसपी स्वामीनाथन के कमिटी के अनुरूप है या अनुरूप नहीं है। क्लियर। चलिए एमएस स्वामीनाथन कमेटी की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। स्वामीनाथन के बारे में सबको पता होगा। एमएस स्वामीनाथन एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट यानी कृषि वैज्ञानिक थे, जो 1960 और 70 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, यानी इंडिया जो है फूड सिक्योरिटी में जो आत्मनिर्भर बना था वह इन्हीं के कारण हुआ था। क्लियर। इनको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्राइज भी मिले हैं। इसके अलावे इनको मरने के बाद, अभी ये नहीं है हमारे बीच, मरने के बाद में भारत रत्न इनको इस साल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इतने बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। क्लियर। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं। 2004 में कृषि मंत्रालय ने एक कमीशन गठित किया जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, यानी किसानों के लिए राष्ट्रीय कमीशन इन्होंने गठित किया। किसके अंदर? प्रोफेसर स्वामीनाथन के अंतर्गत। एनसीएफ का गठन 2004 में हुआ। क्लियर। अब इसका बहुत सारे टर्म एंड रेफरेंस थे, लगभग 10 टर्म एंड रेफरेंस थे। कि इसमें मेन रेफरेंस था कि किसानों का सुरक्षा हो, किसान आत्मनिर्भर बने, और जो भी एग्रीकल्चरल हो वह सस्टेनेबल हो। ये सारी टर्म एंड रेफरेंस था। अब 2004 से 2006 के बीच एनसीएफ यानी नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर 5 रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिए, यानी सबमिट किए गवर्नमेंट के पास। जिसकी पेज की बात करें तो लगभग 5 रिपोर्ट मिला के 1946 पेज का रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट में, पूरे रिपोर्ट में वह किसानों की चिंता जताई गई हुई है, बहुत सारे रिकमेंडेशन किए गए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव किए गए हैं। लेकिन इस सारे प्रस्ताव में 1946 पेज में 5 रिपोर्ट में केवल 2 जगह मिनिमम सपोर्ट प्राइस की चर्चा है। केवल 2 जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य की।
इस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इस कमीशन ने, स्वामीनाथन कमीशन ने कहीं भी इस रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा कि लीगल गारंटी देना चाहिए एमएसपी को, यानी एमएसपी को एक कानून के तहत आना चाहिए, है ना, या कोई ऐसा कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया है जिसकी आज कल जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें किसान डिमांड कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट। क्लियर, यह ओवरव्यू हो गया स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का। अब चलते हैं रिपोर्ट का ब्रीफ देखते हैं। देखिए, रिपोर्ट की बात जहां तक करें, यह रिपोर्ट अभी आप देखें हैं कि 5 रिपोर्ट है। सारे रिपोर्ट तो पॉसिबल नहीं है 10 मिनट में कवर करना, पर ब्रीफ हम देखते हैं। किसानों का आंदोलन और स्वामीनाथन रिपोर्ट को कंपेयर करने का हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब इसमें पहला रिपोर्ट की बात करते हैं। यह लगभग 245 पेज का रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट का टाइटल है कि सर्विंग फार्मर एंड सेविंग फार्मिंग, यानी किसानों की सेवा करें तो क्या होगा, हमारा कृषि जो है वह सही रहेगा, यह टाइटल है। अब इस टाइटल के अंतर्गत किसानों की बहुत सारी चर्चा है, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, स्टेट की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट हो, इनोवेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो किसानों के लिए वो कैसे हो, ये सारी चीजों में बताया गया है। इसी रिपोर्ट के एक चैप्टर में, यह पूरा चैप्टर जो है वुमेन पे निर्धारित है, वुमेन पे फोकस किया गया, यानी महिलाओं को एग्रीकल्चर में क्या क्या होना चाहिए। इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है, स्वामीनाथन रिपोर्ट में, कि नेशनल बोर्ड ऑफ न्यू डील फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर को सेटअप की बात किया गया, एक बोर्ड सेटअप करने की बात किया गया है जो कि डील करे महिलाओं को कृषि में, है ना, एग्रीकल्चर में। इसके अलावा फार्म स्कूल की इसमें बात किया गया है ना, जो क्या करेगा कि इनोवेटिव फार्मर को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा 50,000 फार्म स्कूल को, कृषि स्कूल को प्रमोट करने की बात किया गया, जिस समय उस समय ऐसा माना गया कि लगभग 150 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा ग्रेन बैंक, अनाज बैंक, कम्युनिटी फूड एंड फोडर बैंक की बात किया गया हुआ, जो कि इंश्योरेंस को प्रमोट करेगा। इसके अलावा नेशनल नेटवर्क फॉर एडवांस सॉइल टेस्टिंग लैब की भी चर्चा है कि किसान लोग उस लैब में सॉइल को टेस्ट करा ले कि इस फसल के लिए यह सॉइल उचित है कि नहीं है, अगर नहीं है तो इसको क्या उपाय करने पर यह फसल इसमें उग सकता है। ये सारी चीज उन्होंने रेकमेंड किया है। हम बात कर रहे हैं पहला रिपोर्ट की, 5 में से पहला रिपोर्ट में। अब इस पहले रिपोर्ट में कहीं भी चर्चा एमएसपी का उन्होंने नहीं किया है। क्लियर, केवल फार्मर को इनोवेटिव करने के, महिलाओं के उत्थान के लिए, फार्म स्कूल के लिए, है ना, चर्चा हुआ है। क्लियर, अब हम आते हैं दूसरा रिपोर्ट में। तो जो 471 पेज का दूसरा रिपोर्ट है, जो एनसीएफ है, जो कि गठन किया गया था, है ना। अब इसमें क्राइसिस से लेके कॉन्फिडेंस इसका टाइटल है, यानी फार्म क्राइसिस जो है उसको कॉन्फिडेंस में कैसे फार्मर को लेंगे इसमें। अब इस रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चर्चा है, उन्होंने रिकमेंड किया है। कोड ऑफ कंडक्ट बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होगा। इसमें यह भी बताया गया है कि एपीएमसी यानी मंडी को कैसे और सुधार किया जाए। अमेंडमेंट की इन्होंने बात किया है, संशोधन की बात किया है। अभी जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसको भी अमेंडमेंट के इन्होंने बात किया है। यही इसी रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने 2020 में 3 फार्मिंग लॉ लाया था, जिसे प्रोटेस्ट इतना ना किसान लोगों ने किया कि उसको वापस ले लिया गया। हालांकि हर लॉ में कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं, स्टेक होल्डर से बात करके उसको सुधरवाया जा सकता है। यानी इस रिपोर्ट में, दूसरा रिपोर्ट में स्वामीनाथन ने मार्केट के ऊपर रिफॉर्म करने की बात किया गया, यानी किसानों को अनाज की उपज का पैसा मार्केट के द्वारा, यानी ऐसा नहीं कि मार्केट में कुछ और है आप कुछ और बेच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग की बात की है एग्रीकल्चरल कमोडिटी में। एक ऐसे रेगुलेटरी बॉडी की चर्चा की है जो सेबी की तरह ऑटोनोमस हो, जो अभी स्टॉक मार्केट वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह को देखता है, उस तरह एग्रीकल्चर में भी एक बॉडी बनाया जाए। ये सारे उन्होंने, तो इसी से प्रेरित होकर गवर्नमेंट ने 2020 में 3 फार्म लॉ लाए थे। देखिए, जो अभी आप देखें हैं, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल 2020, या क्या करता है, फार्मर को चॉइस देता है कि आप जाके कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, स्टेट का रेवेन्यू लॉस होगा।
है ना, क्योंकि फार्मर क्या बाहर भी कहीं बेच सकते हैं एपीएमसी मार्केट से, है ना। इसके अलावा जो कमीशन एजेंट है ना, उनकी तो आमदनी गई, है ना। इसीलिए यह कॉन्स बोलेंगे, इसीलिए इसको इतना प्रोटेस्ट हो रहे थे। दूसरा जो उन्होंने लॉ लाया कि इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की यह लॉ बात करता है, लेकिन अपोजिशन जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अनुसार क्या है कि बिग कॉरपोरेट आ जाएंगे और एग्रीकल्चर को वो अपने हिसाब से डोमिनेट करेंगे। तीसरा इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उनमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करने की बात हुआ, लेकिन बिग कंपनी वाले यहां भी इनको बोला कि नहीं, वो बिग कंपनी वाले जो भी है वह स्टॉक कमोडिटी जो कि डिक्टेट करेंगे अपने फार्मिंग को कि ऐसे करना है वैसे करना है बिग कंपनी। लास्ट में गवर्नमेंट ने इस तीनों, यह तीन जो लॉ है वह बेस्ड ऑन द सेकेंड रिपोर्ट ऑफ एमएस स्वामीनाथन। अब आते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे स्वामीनाथन रिपोर्ट ने क्या बोला है। देखिए, ध्यान से देखिए, स्वामीनाथन कमीशन कभी रेकमेंड नहीं किया, जिसकी चर्चा हो रही है कि एमएसपी को फिक्स किया जाए, जो औसत जो है, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उस पे 50% ज्यादा करके, यानी जो भी किसी भी एग्रीकल्चर को अगर पैदा करने में कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को देख के और उस पे 50% अधिक करके एमएसपी किया। ये कभी रेकमेंड नहीं किया, जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। केवल सेकेंड रिपोर्ट में 2 रिकमेंडेशन उन्होंने एमएसपी पे कहा। देखिए क्या उन्होंने कहा। पहला जो रिकमेंडेशन है, उन्होंने बोला न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो उसमें डिले होता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली उनका खरीफ फसल पे था, उसको अवॉइड किया जाए, यानी उसको डिले नहीं किया जाए। पहला, केवल 2 जगह चर्चा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एमएसपी जो उसको थोड़ा सा जो है ना रीजन नीड इंप्रूवमेंट, और उन्होंने नोट किया है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश को छोड़ के जो भी प्राइस का एग्रो कमोडिटी है जो कवर्ड है एमएसपी में, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, वह ज्यादातर एमएसपी के नीचे ही गवर्नमेंट उसको एमएसपी से नीचे ही बिक रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरफेयर करे, इंटरवेंशन करे, यानी गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे, उसमें कुछ रूल बनाए कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है ना। ये 2 जगह उन्होंने चर्चा किया है। अब आते हैं हम कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात किया जा रहा है ना अभी, कि 50% ज्यादा हो, ऐसा एमएस स्वामीनाथन ने बोले हैं रिपोर्ट में। देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मेन कंसिडरेशन है, मेन यहां पे चर्चा का विषय है एमएसपी को निर्धारित करने में। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना आसान नहीं है, ध्यान से समझिएगा। एक ही फसल को एक ही रीजन में अलग अलग जगहों पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके यानी उसको उत्पादन में लागत अलग अलग हो जाएगा। कोई फसल अगर बिहार में लागत कुछ और होगा, हरियाणा में लागत कुछ और होगा, और आपको पंजाब में लागत कुछ और होगा, और एमपी में लागत कुछ और होगा। इवन स्टेट छोड़िए, बिहार में भी कुछ रीजन में, जैसे गंगा वाले तट पर कुछ और रीजन होगा और इधर कुछ और होगा। तो यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यह रीजन वाइज वैरी करता है, या सेम रीजन में भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैरी करता है। तो अभी जो एमएसपी तय करता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, सीएससीपी, यह रेकमेंड करता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी औसत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे यह रेकमेंड करता है, और उसी पे यह एमएसपी अभी फिक्स करता है, जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं, जो लीगल अभी नहीं है। हालांकि रिस्क फैक्टर है, जैसे मार्केटिंग है, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेज है, यानी फसल होने के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। हालांकि ये सब नहीं, ये सीएससीपी कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन इसको भी कंसीडर करना चाहिए सीएससीपी को एमएसपी तय करने में, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में। अब आते हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। यह जो है एक ऑटोनोमस संस्था है, या कमीशन ने ऐसा बोला, जो अभी ऑटोनोमस नहीं है, सॉरी, कि इसको आप ऑटोनोमस बनाओ। यह कमीशन की चर्चा मैं कर रहा हूं, है ना, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसको लीगल बनाओ। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी रिकमेंडेशन अभी दिया जा रहा है प्रिंसिपल एग्रीकल्चर में, वह ड्राई फार्मिंग, इरिगेटेड फार्मिंग, इस सब को कंसीडर किया जाए उस पे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि एमएसपी जो है वह
50% अधिक होना चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। जिस तरह जो भी फार्मर है अपना नेट इनकम जो घर ले जाए, जिस तरह अभी जो सिविल सर्वेंट है जो तनख्वाह ले जाते हैं, इसकी चर्चा उन्होंने किया, मैंने एक बताया, एक कंपेयर किया। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। उन्होंने कभी नहीं कहा कि लीगल इसको करना है। क्लियर? और इसमें सुधार किया जा सकता है। मींस अभी हम केवल ये चर्चा किए हैं कि एक्चुअली रिपोर्ट क्या कहता है और फार्मर जो हमारे किसान भाई हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या कहना है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। कल और एक मीटिंग हो रहा है सरकार और हमारे किसान नेता के बीच, देखिए क्या निकल के आता है। अगर कुछ इस तरह का चीज आएगा तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। तो इसका पीडीएफ हमारे तिवारी जनरल स्टडी इससे आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।